नमस्ते, मेरा नाम श्यामला है। मैं गोस्पाडू के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। आज मैं आपको 8वीं कक्षा के कुछ व्याकरणांश माने ग्रामर के बारे में समझाऊंगी। ध्यान से सुनिए। శుభోదయ बच्चे, कैसे हैं आप? अच्छा है ना? మీకు నేను ఈ రోజు 8వ తరగతి పాఠ్య పుస్తకంలోని వ్యాకరణాంశ గ్రామర్ గురించి తెలియపరుస్తాను. జాగ్రత్తగా వినండి. इधर देखिए, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच माने भाषा के भाग, भाषा भागमुलु. भाषा भागमुलु हिंदी में भाषा के भाग 8 गए. హిందీలో మనకు భాషా భాగాలు 8 ఉన్నాయమ్మా. మీకు 7th క్లాస్లో కూడా వీటి గురించి కొంచెం తెలియపరచడం జరిగింది. ఇప్పుడు 8వ తరగతిలో స్పష్టంగా తెలుసుకుందాం. పహలే క్యా హై? సంజ్ఞా. సంజ్ఞా మానే నామవాచకము, నౌన్. दूसरा सर्वनाम, सर्वनामము, प्रोनाउन. तीसरा क्रिया, क्रिया माने वर्ब. चौथा विशेषण, विशेषणमु, एडजेक्टिव. पांचवा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषणमु, एडवर्ब. छठवा संबंध बोधक, संबंध सूचकमु, प्रीपोजिशन. सातवा योजक या समुच्चय बोधक, कंजंक्शन. आठवा विस्मयादि बोधक, अक्षरार्थकम, एक्सक्लेमेशन. देखो, पहले हम संज्ञा के बारे में सीखेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं. మనకు భాషా భాగాలు 8 ఉన్నాయి. ఇవి మీరు తెలుగులో నేర్చుకున్నారు, ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకున్నారు, ఇప్పుడు హిందీలో నేర్చుకున్నాం. పహలే క్యా హై? సంజ్ఞ. సంజ్ఞ మానే నౌన్, నామవాచకము. సంజ్ఞ అంటే ఏందిమా? ఇంగ్లీష్లో నౌన్, తెలుగులో నామవాచకము. పరిభాష, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. किसी ఏదైనా సరే వ్యక్తుల యొక్క, వస్తువుల యొక్క, ప్రదేశాల యొక్క పేర్లను తెలుపు పదాలను మనము సంజ్ఞ, నామవాచకమని అంటాం. ఉదాహరణకు గోపాల్, राम, सीता, लक्ष्मण, ये सभी क्या है? व्यक्ति के नाम है. कलम, मेज, किताब, ये सभी क्या है? वस्तुओं के नाम है. हैदराबाद, विजयवाड़ा, कर्नूल, गोस्पाडू, ये सभी क्या है? स्थान का नाम है ना? माने వ్యక్తుల పేర్లైనా సరే, వస్తువుల పేర్లైనా సరే, ప్రదేశాల యొక్క పేర్లను తెలుపు పదాలను మనము నామవాచకము, హిందీలో సంజ్ఞ అని అంటాము. उदाहरण के लिए गोपाल अच्छा लड़का है. गोपाल अच्छा लड़का है. इसमें నామవాచకం ఏది? పేర్లను తెలిపేదేది? గోపాల్, హైనా? ఇక్కడ గోపాల్ అనేది వ్యక్తి యొక్క పేరును తెలియపరుస్తుంది కాబట్టి గోపాల్ संज्ञा, नाउन है. हैदराबाद बड़ा शहर है. हैदराबाद बड़ा शहर है. हैदराबाद स्थान का नाम है, इसलिए हैदराबाद संज्ञा है. मेज पर कलम है. मेज वस्तु का नाम है. टेबल वस्तु యొక్క పేరు. मेज संज्ञा है. आम मीठा फल है. इधर आम वस्तु का नाम है ना, आम संज्ञा है. ये है संज्ञा के भेद, उदाहरण. संज्ञा के उदाहरण. अब हम संज्ञा के उदाहरण देखेंगे. यह राम है. इसमें संज्ञा क्या है? राम है. वह हिमालय है. इसमें नाम क्या है? हिमालय है. इसलिए हिमालय संज्ञा शब्द है, नामवाचकमु. मेरा नाम कमला है. నా పేరు కమల. ఇందులో పేర్లను తెలుపు పదం ఏదమ్మా? కమల. కాబట్టి కమల సంజ్ఞ, నామవాచకము. मेज पर किताब है.
मेज वस्तु का नाम है और किताब भी वस्तु का नाम है। ये दोनों क्या हुआ? संज्ञा हुआ है। पेड़ पर बंदर है। इधर इस वाक्य में पेड़ और बंदर दोनों संज्ञा शब्द है। यह कमरा छोटा है। यह कमरा कैसा है? छोटा है। कमरा इधर संज्ञा शब्द है। भारत हमारा देश है। भारत नाम है, इसलिए भारत संज्ञा शब्द है। बम्बई एक सुंदर नगर है। इधर बम्बई नगर दोनों संज्ञा शब्द है। राजू अच्छा लड़का है। राजू लड़का दोनों संज्ञा नाउन है। सीता मंदिर जाती है। सीता मंदिर दोनों नाम बताने वाले हैं, इसलिए यह शब्द क्या हुआ? संज्ञा शब्द हुआ है। ये सभी वाक्य क्या है? संज्ञा के उदाहरण है। अब देखो संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद है। నామవాచకము 5 భేదాలు ఉన్నాయి. వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ, జాతివాచక సంజ్ఞ, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। ये 5 क्या है? संज्ञा के भेद है। अब हम एक एक के बारे में जानकारी लेंगे। సంజ్ఞ యొక్క 5 రకాలైనటువంటి భేదాలు ఉన్నాయేమో, డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. మనము వీటి గురించి తెలుసుకుందాం. पहले क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा माने विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। విశేష వ్యక్తుల గురించి, వస్తువుల గురించి, ప్రదేశాల యొక్క పేర్లను తెలుపు పదాలను మనము వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అని అంటున్నాము. ఉదాహరణకు భగవాన్, राम, रामायण, हैदराबाद आदि, आदि माने एक्सेट्रा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को सूचित करते हैं। और दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। एक ही जाति के समस्त वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति, ఒకే జాతి యొక్క సమస్త వస్తువుల గురించి తెలియపరిస్తే మనము దాన్ని జాతివాచక సంజ్ఞ అని అంటాము। जो संज्ञा किसी प्राणी का नाम ना बताकर जाति का बोध कराते हैं। इधर केवल एक प्राणी का ही नाम नहीं है, पूरा जाति आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? జాతివాచక సంజ్ఞ అని అంటాము। జాతివాచక సంజ్ఞలో పూర్తి జాతి అంతా కూడా ఇక్కడ తెలియపరచడము జరుగుతుందన్నమాట। उदाहरण के लिए कुत्ते, बिल्ली, चूहे, हाथी, मनुष्य आदि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण पाठशाला में बच्चे पढ़ रहे हैं। पाठशाలలో పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు। बच्चे, ये पूरा बच्चे का जाति होते हैं ना एक, इसलिए बच्चे जातिवाचक संज्ञा है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के, लड़के सभी एक जाति है, इसलिए लड़के जातिवाचक संज्ञा है। फल खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। फल, फल एक जाति है, इसमें नाम नहीं है। सेब माने एप्पल, ऑरेंज, संतरा, ऐसा अलग अलग नाम नहीं है, पूरा फल का జాతి कहते हैं। అన్ని పూర్తి పండ్లన్నిటిని కలిపి మనం ఒక జాతి అంటామన్నమాట। ఒకే పండు పేరు వస్తే అది జాతి కాదమ్మా, ఇక్కడ అన్ని పండ్లను కలిపి మనము జాతివాచక సంజ్ఞ అని అంటాము। नेक्स्ट, बहुवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी गुण, दशा, दर, स्वभाव आदि भावों का बोध हो उसे बहुवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से ఏ సంజ్ఞ ద్వారా అయితే మనకు గుణము, దశ, ధర్మము, స్వభావము మొదలగున వాటి యొక్క భావాలను తెలుపు పదాలను మనము बहुवाचक संज्ञ అని అంటాము। ఉదాహరణకి बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बूढ़ापन, वीर, वीरता, मूर्ख, मूर्खता,
बच्चा से बचपन, बच्चा माने क्या है, పిల్లవాడు, బచ్పన్ అంటే చైల్డ్హుడ్ అవునా, బచ్పన్ చిన్నతనము, బూడ ముసలి, బూడాపన్ ముసలితనము, వీరుడు, వీరత, వీరత माने వీరత్వము అంటే అక్కడ वीर का भाववाचक संज्ञा वीरता है और मूर्ख का भाववाचक संज्ञा मूर्खता है आदि एक्सेट्रा। इसके उदाहरण है वीरता, वीर का लक्षण है, వీరత్వము అనేది వీరుని యొక్క లక్షణము, వీర్ కా वीरता ये है भाववाचक संज्ञा, मूर्खता मूर्ख का लक्षण है, बचपन सुंदर होता है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इधर संज्ञा के गुण दिखा रही है, दशा, धर्म, स्वभाव, ये सभी को हम समूह रूप से भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और चौथा द्रववाचक संज्ञा, द्रव, देखो इधर द्रववाच, द्रव माने क्या है आपको मालूम है, किसी वस्तु से अन्य वस्तु बन पाते हैं उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, या पूरे द्रव पदार्थों को द्रववाचक संज्ञा से कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा माने इधर हम द्रव आते हैं और पूरे धातु आते हैं, पानी, उदाहरण पानी, पानी द्रव है ना, दूध, दूध भी द्रव है, सोना, सोना माने क्या है, बंगारम, ये भी द्रव है, और चांदी, चांदी माने वेंडी, ये सभी क्या है, द्रव पदार्थ है, इसलिए ये सभी द्रववाचक संज्ञा है। उदाहरण के लिए समुद्र का पानी खारा है, समुद्र का पानी, इधर पानी द्रववाचक संज्ञा है, और बिल्ली दूध नहीं पीती, इधर दूध द्रववाचक संज्ञा है, चांदी चमकता है, चांदी द्रववाचक संज्ञा है, यह है द्रववाचक संज्ञा। पांचवा समुदायवाचक संज्ञा, समुदायमु, समुदायवाचक नामवाचकमु, जो शब्द संज्ञा समूह का वर्णन करते हैं उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। పూర్తి సముదాయం గురించి ఏ పదాలు అయితే తెలియపరుస్తాయో వాటిని మనము సముదాయవాచక సంజ్ఞ అని అంటాము। जैसे कक्षा, पूरा कक्षा, पुलिस, सैनिक, अध्यापक, अध्यापकगण आदि एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, समुदाय है। ఒక సముదాయము, పూర్తిగా ఒక సముదాయం గురించి తెలియజేయు పదాలను మనము समुदायवाचक संज्ञा అని అంటాము। उदाहरण के लिए भारत की सेना बड़ी है, सेना, भारत की सेना, सेना माने समुदाय है, एक पूरा समुदाय है, भारत की सेना बड़ी है, इधर सेना समुदायवाचक संज्ञा है। छात्र कक्षा में कहानी सुन रहे हैं, इस वाक्य में कक्षा, पूरे कक्षा समुदायवाचक नीचे आते हैं, एक कक्षा समुदायवाचक संज्ञा है। वहां भेड़ों के झुंड है जा रहे हैं, झुंड माने क्या है, गुंपू, ये सभी समुदाय है, भेड़ों के झुंड, इधर झुंड समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण है। देखो अब मैं आपको पूरा संज्ञा के भेद के 5 भेद के बारे में समझाया। अब बाद में आते हैं आपको सर्वनाम, संज्ञा हो गए ना, अब दूसरा क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम माने प्रोनाउन, सर्वनाममु। परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा माने क्या है, नाम, नाम के बदले, नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं हम उसको सर्वनाम शब्द कहते हैं। పేరు ప్లేస్ లో, సంజ్ఞ మానే పేరు, పేర్ల యొక్క స్థానములో, పేర్లకు బదులుగా ఏవైతే మనం పదాలను వాడుతామో వాటిని సర్వనామమని అంటాము। ఇక్కడ పేరుకు బదులుగా వాడు పదాలను సర్వనామమని,
పేరు ప్లేస్ లో ఏ వర్డ్స్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తామో వాటిని సర్వనామం అని అంటామన్నమాట. उदाहरण के लिए यह लिख रही है, वह पढ़ रही है. यह, वह, वे, आप, मैं, हम, तुम ये सभी सर्वनाम के उदाहरण है. ये देखो इधर सर्वनाम शब्द के उदाहरण, वह राम है. इधर वह राम है, नाम के स्थान पर हम वह यूज किया है, इसलिए वह सर्वनाम शब्द है. यह सीता है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द यह है ना, इसलिए यह सर्वनाम है. वे आदमी है, सर्वनाम के बदले संज्ञा के बदले इधर हम वे यूज किया है, इसलिए इस वाक्य में वे सर्वनाम शब्द है. ये फल है, ये सर्वनाम शब्द है. आप अध्यापक है, इस वाक्य में आप सर्वनाम शब्द है. मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में मैं नाम के बदले मैं का प्रयोग हुआ है, इसलिए मैं सर्वनाम शब्द है. तुम क्या करते हो, तुम माने नुव्वु, इधर तुम के बदले हम सीता क्या करते हैं, हो ऐसा भी यूज करते हैं, लेकिन इधर संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के बदले हम तुम का प्रयोग किया है इस वाक्य में, इसलिए तुम क्या हुआ है, सर्वनाम हुआ है. तू लड़का है, तू इधर सर्वनाम है. हम सवेरे कॉफी पीते हैं, हम इधर सर्वनाम शब्द है. वह सरला है, इस वाक्य में वह सरला शब्द है. ये सभी सर्वनाम के उदाहरण है. वह, यह, वे, ये, आप, मैं, तुम, हम, वह, हम ये सभी सर्वनाम के उदाहरण है. देखो सर्वनाम के भेद. सर्वनाम के भेद इधर पहले पुरुषवाचक सर्वनाम. देखो सर्वनाम के 6 भेद है. पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम. ये सभी सर्वनाम के भेद है. पहले हम सीखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम माने इसमें 3 भेद है, उत्तम पुरुष, మధ్యం పురుష్, అన్య పురుష్. పురుషవాచక సర్వనామంలో మళ్ళా 3 భేదాలు ఉన్నాయమ్మా. 1 ఉత్తమ పురుష, 2 मध्यम पुरुष, 3 अन्य पुरुष. उत्तम पुरुष माने बोलने वाला, जो बोलते हैं वो बोलने वालों को हम उत्तम पुरुष कहते हैं. मैं, हम बोलते हैं ना, मैं, हम आदि. मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, వినే వాళ్ళు ఇక్కడ మధ్యం పురుష కిందకి వస్తారు. तू, तुम, आप. तू నువ్వు, तुम నువ్వు, आप మీరు. వినే వాళ్ళందరూ కూడా इधर मध्यम पुरुष है. अन्य पुरुष है. अन्य पुरुष में यानी सुनने या बोलने वाले द्वारा अन्यों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले शब्द है. इधर सुनने वाला नहीं होते, बोलने वाला नहीं होते, इसके द्वारा अन्यों के लिए उपयोग होने वाले शब्द होते हैं. जैसे आम मीठा फल है, गर्मी मौसम में मिलता है. आम मीठा फल है. इधर आम क्या है, मीठा है. मीठा अन्य पुरुष है के लिए उपयोग में लाए गए हैं. देखो मैं आपको इधर पुरुषवाचक सर्वनाम बताया ना अभी. मैं उत्तम पुरुष, मैं पढ़ता हूँ, हम खेलते हैं, माँ ने हमें पैसे दिए, हमने खिलौने खरीदे. ये सभी उत्तम पुरुष के नीचे आते हैं. मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम अपना काम करो, तुम्हारा भाई आया है, आप इधर आइए.
ये सभी उदाहरण आते हैं। अन्य पुरुष के नीचे वह पत्र लिख रहा है, उसे जल्दी जाना है। मैंने तुमसे कहा ना वह सिनेमा नहीं आएगा। ये तीनों अन्य पुरुष में है। अन्य पुरुष में वे, उन्हें, उन्होंने, उसे, उसके, ये सभी अन्य पुरुष के नीचे आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम समाप्त हुआ। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चय व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण वह, यह, ఏ, వే నిశ్చితమైనటువంటి వ్యక్తుల గురించి తెలియజేస్తే వాటిని మనం నిశ్చయవాచక సర్వనామని అంటాము। వహ్, యహ్, ఏ, వే। उदाहरण है वह आ गया है, यह किताब है। ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की अनिश्चित या संदेहपूर्ण ज्ञान हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। माने इधर सर्वनाम से किसी वस्तु की ఏదైనా వస్తువు యొక్క నిశ్చితమైనది కాదు అనిశ్చితమైనటువంటి సందేహపూర్ణమైనటువంటి విషయం మనకు తెలిస్తే దాన్ని అనిశ్చయవాచక సర్వనామని అంటామన్నమాట। ఉదాహరణకు కోయి, కుచ్, सब ऐसा। कोई आया है क्या, इधर कोई आया है क्या, इधर निश्चित नहीं बता रहे, कोई बता रहे, अनिश्चित पूर्वक बता रहे और संदेह पूर्वक बता रहे, इसलिए कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और कुछ लाओ, कुछ लाओ, क्या लाना है, कुछ लाना है, इधर निश्चित नहीं है इसलिए कुछ लाओ ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या है, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द वाक्य में आए किसी एक शब्द की दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, एक शब्द दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द वाक्य में आए किसी शब्द से दूसरे शब्द से जोड़ना, जोड़ना माने संबंध करना, इन संबंध को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिस, उस, ऐसा। जो पढ़ेगा वो पास होगा, इधर संबंध है, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो पास होगा वो पढ़ेगा, है ना। ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళు పాస్ అవుతారు, ఎవరైతే పాస్ అయినారో వాళ్ళు చదివిన వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ లింక్ ఉంది, మా సంబంధం తెలుపుతుంది। जो, सो, जो, वह, जो पढ़ेगा वो पास होगा ऐसा, जो डरेगा वह मरेगा, है ना। इधर संबंध है, ఎవరైతే భయపడతారో వాళ్ళు చనిపోతారు, जो डरेगा वह मरेगा। ये भी संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जो सोता है वो खोता है, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ये हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए ही प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण कौन, क्या, किससे, क्यों, किसकी, किसके लिए। जो सर्वनाम ఏ సర్వనామం అయితే మనము ప్రశ్నించడానికి వాడుతున్నామో ప్రయోగం చేస్తున్నామో వాటిని మనము ప్రశ్నవాచక సర్వనామని అంటామన్నమాట। ఇక్కడ कौन, ये कौन है, ये प्रश्न है ना, ये क्या है ऐसा, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन आया, उदाहरण के लिए कौन आया, क्या हो गया, आप क्या काम कर रहे हो, तुम किसकी साथ चल रही हो, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और छठवा है अंत का निजवाचक सर्वनाम। वाक्य में पहले आए हुए संज्ञा
या सर्वनाम पर जोर डालने वाले सर्वनामों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। माने जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराते हैं, अपनेपन माने अपने आप का बोध कराते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप, अपने आप, स्वयं, ये उदाहरण है। राम अपने घर गया, రామ్ अपने घर गया, रामुడు తన ఇంటికి తాను పోయాడు అంటే अपनेपन का बोध कराते हैं इधर। इसलिए आप, अपने, अपने माँ निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह स्वयं करेगा, वह स्वयंगा చేస్తాడు అంటే अपने आप का प्रयोग हुआ है, इसलिए स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। आप भला तो जग भला, आप क्या है, आप निजवाचक सर्वनाम है। ये सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब मैं आपको पूरा सर्वनाम के 6 भेद के बारे में बताए हैं। ఇప్పుడు మనం పూర్తిగా సర్వనామం యొక్క భేదాలు వారింటిని గురించి తెలుసుకున్నాం। नेक्स्ट विशेषण। विशेषण माने क्या है, एडजेक्टिव। विशेषणमु परिभाषा, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है वैसे विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से ఏ పదాల ద్వారా అయితే మనకు సంజ్ఞ యొక్క సర్వనామం యొక్క విశేషతను తెలియపరుస్తామో వాటిని మనము విశేషణము అని అంటాము। उदाहरण, वह लड़का अच्छा है, वो लड़का अच्छा है, वो लड़का कैसा है, अच्छा है। इधर अच्छा विशेषण है, लड़का का गुण बता रही है। गुणाన్ని తెలిపే పదాలను మనము విశేషణమని అంటాము। आम मीठा फल है, आम कैसा फल है, मीठा फल है। आम का गुण इधर बता रही है, इधर मीठा विशेषण है। काला कुत्ता भाग रहा है, कुत्ता कैसा है, काला है ना। कुत्ता का रंग बता रही है, इधर कुत्ता का बारे में बता रही है, इसलिए विशेषण क्या है, काला है। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद 4 है। ये है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के भेद कितने हैं माँ, 5 भेद हैं। విశేషణం యొక్క భేదాలు 5 ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి। ఒకటి గుణవాచక విశేషణము, సంఖ్యావాచక విశేషణము, పరిణామవాచక విశేషణము, सार्वनामिक विशेषण। फर्स्ट मनमु गुणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषता किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण ये విశేషణమైతే किसी संज्ञा यानी सर्वनाम के गुणमु, दोषमु, दश, रंग, आकार, स्थिति మొదలగు వాటిని తెలియపరుస్తుందో వాటిని మనము गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, हरा, लाल, छोटा, बड़ा, सफर, बड़ा, झूठ, सच आदि। देखो इधर उदाहरण, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। अच्छा गुण है ना, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण का शब्द है। गीता बुरा लड़की है, गीता कैसी लड़की है, बुरा लड़की है। बुरा गुण के बारे में बता रही है सीता का, इसलिए इस वाक्य में बुरा गुणवाचक शब्द है। लोमड़ी चालाक होती है, लोमड़ी कैसे होते हैं, चालाक। चालाक माने తెలివైన, హుషారైనటువంటి। ये है लोमड़ी का गुण है, इसलिए चालाक शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। शेर भयानक होता है, शेर कैसे होते हैं, भयानक होता है, भयंकरమైనది शेर, इसलिए शेर का गुण बता रही है। ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। और दूसरा है
विशेषण के भेद संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण वस्तु की संख्या बताए वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो విశేషత ఏ విశేషణమైతే వస్తువు యొక్క సంఖ్యను తెలియపరుస్తుందో అది మనం సంఖ్యావాచక విశేషణం అని అనుకుంటాం। जैसे 3 बच्चे, 10 आम, 1 दर्जन केले आदि। उदाहरण के लिए मैदान में 3 लड़के हैं। संख्या है ना इधर 3, मैदान में कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं, इसलिए 3 संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। और इस कक्षा में 30 छात्र हैं। इस कक्षा में कितने छात्र हैं? 30 हैं। 30 संख्या है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। वे चारों बालक स्वस्थ है। चारों भी संख्या है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। तीसरा परिणामवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम का बोध कराते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम का बोध कराते हैं। परिणामము తెలుపు పదాలు, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ఏ విశేషణమైతే సంజ్ఞ యొక్క సర్వనామం యొక్క పరిణామం గురించి తెలియపరుస్తుందో వాటిని మనము परिणामवाचक विशेषण అని అంటాము। उदाहरण के लिए राजू का घर बहुत दूर है। दूर परिणाम అయినా రాజు యొక్క ఇల్లు చాలా దూరం ఉంది। थोड़ा सा घी ले आओ, बहुत सारे मिट्टी चाहिए। ये सभी क्या है? थोड़ा सा, बहुत सो, कुछ, ये सभी परिणाम है, इसलिए ये वाक्य परिणाम का बोध कराते हैं। ये परिणामवाचक विशेषण के उदाहरण है। और चौथा सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण सार्वनामिक रूप में रहकर संज्ञा को सूचित करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण ఏ విశేషణమైతే సార్వనామిక రూపంలో ఉండి సంజ్ఞను సూచిస్తాయో వాటిని సార్వనామిక విశేషణం అని అంటాము। उदाहरण के लिए वह बालक परिश्रम से डरता है। वह बालक, इधर संज्ञा के स्थान वह का बोध हुआ है ना। सार्वनामिक रूप में रहकर बालक संज्ञा है और सार्वनामिक रूप में क्या है? वह है। सार्वनामिक रूप में रहकर संज्ञा का बोध कराते हैं, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण है। उस गधे को मेरे सामने लाओ, हैदराबाद हमारा शहर है। वे लड़के भाग रहे हैं। ये सभी सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। और ये हो गए विशेषण के पूरा भेद। अब क्रिया। क्रिया माने क्या है? वर्ब। क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम के बोध कराने या होने का बताते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से ఏ శబ్దం ద్వారా అయితే మనం పని గురించి తెలియపరుస్తుందో వాటిని మనం క్రియ అని అంటాం। క్రియా మానే క్యా హై? వర్బ్। తెలుగులో పని, పనిని తెలియజేయు పదాలను మనము క్రియ అని అంటాం। जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, रोना आदि, ये सभी क्या है? क्रिया के उदाहरण है। जैसे वह हंसता है, हंसना भी क्रिया है, इसलिए इधर क्रिया क्या है? हंसता। मैं चलता हूँ, चलना भी क्रिया है, పని కదమ్మా। मैं चलता हूँ, నేను నడుస్తున్నాను, అవునా? चलना भी क्रिया है। यह लिखता है, लिखना भी क्रिया है। हंसना, लिखना, चलना, सोना, पीना, ये सभी क्रिया है, इसलिए ये सभी क्रिया के उदाहरण है।
क्रिया के प्रकार, क्रिया के भी दो प्रकार है. क्रिया ఒక टाइप्स రెండు రకాలు ఉన్నాయమ్మా. पहला क्या है अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया. इसके बारे में हम जानकारी लेंगे. पहले अकर्मक क्रिया. अकर्मक क्रिया माने क्या है? जहाँ कर्ता के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं. कर्ता के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ते हैं. इधर देखो उदाहरण के लिए मैं प्रोजेक्टर से चलता हूँ. इस वाक्य में चलता हूँ क्रिया है. मैं प्रोजेक्टर से चलता हूँ. इस वाक्य में चलता हूँ क्रिया है. क्रिया का व्यापार का फल मैं कर्ता पर पड़ रहा है ना. मैं माने अकर्मक क्रिया में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ रहा है. क्रिया యొక్క పని దేని మీద పడుతుంది? మనకు కర్త మీద పడితే దాన్ని अकर्मक क्रिया అని అంటాము. उदाहरण के लिए लड़का हंसता है. इधर हम प्रश्न पूछने पर हमको उत्तर भी मिलते हैं. देखो कौन हंसता है? लड़का हंसता है. दूसरा लड़का दौड़ता है. कौन दौड़ता है? लड़का दौड़ता है. सीता लिखती है. कौन लिखती है? सीता लिखती है. राम आता है. लता गाती है. ये सभी क्या है? अकर्मक क्रिया के उदाहरण है. लड़का हंसता है. इधर हंसता है क्या है? क्रिया है. क्रिया का व्यापार का फल लड़का करता है, कर्ता पर पड़ा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है. और लड़का दौड़ता है. दौड़ना क्रिया है और क्रिया का फल किस पर पड़ा है? लड़का पर पड़ा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है. और दूसरा है सकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया जहाँ कर्ता के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं. कर्म पर पड़े. जहाँ कर्ता के व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर. जैसे निर्माता उस कहानी को खरीदता है. उस वाक्य में इस वाक्य में खरीदता है क्रिया है और क्रिया का व्यापार का फल कहानी कर्म पर पड़ा है. देखो इधर जहाँ कर्ता के व्यापार का फल ఎక్కడైతే కర్త యొక్క వ్యాపార का फल कर्म पर पड़े तो कर्म మీద పడితే దాన్ని सकर्मक क्रिया అని అంటాము. ఉదాహరణకు మనము నిర్మాత उस कहानी को खरीदता है. ఈ వాక్యములో ఖరీదతా है అనేది ఏమవుతుంది? క్రియ అవుతుంది. क्रिया యొక్క व्यापार का फल कहानी. कहानी क्या है? मैं लिखा है देखो कर्म है. कर्म पर पड़ा है. कर्म पर पड़ने से वह सकर्मक क्रिया है. यही अकर्मक क्रिया में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है. याद रखना सकर्मक क्रिया में क्रिया का व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और अकर्मक क्रिया में क्रिया का व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है. और सकर्मक क्रिया के उदाहरण है राकेश चित्र बनाता है. लड़की रोटी खाती है. वह काम करता है. मोहन गीत गाता है. ये हो गया अब आपको क्रिया के 2 टाइप्स. अब क्रिया विशेषण एडवर्ब. क्रिया विशेषणमु. इसमें क्रिया है विशेषण है, दोनों मिलाकर हम क्रिया विशेषण एडवर्ब कहते हैं. परिभाषा. क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं. क्रिया की विशेषता. इधर क्रिया की विशेषता किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता. క్రియ యొక్క విశేషణాన్ని తెలుపు పదాలను మనము క్రియా విశేషణమని అంటాము. देखो इधर उदाहरण जल्दी उठो. कैसे उठना? जल्दी उठो. उठना है क्रिया. उठने की विशेषता बता रहे हैं जल्दी उठो. इधर जल्दी क्रिया है ना, जल्दी विशेषण है. ये दोनों मिलाकर क्रिया विशेषण, दोनों मिलाकर क्रिया विशेषण जल्दी है. और वह धीरे धीरे चलता है. चलता है क्रिया है. क्रिया की विशेषता.
कैसे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, इसलिए ధీరే ధీరే క్రియా విశేషణము. ఈ వాక్యము అతడు నెమ్మది నెమ్మదిగా నడుస్తున్నాడు. నడవడము అనేది క్రియ, క్రియ యొక్క విశేషత అని చెప్పిన నేను. క్రియా విశేషణ అంటే క్రియ యొక్క విశేషతను తెలపాలి. క్రియ చల్తా హై, కైసే చల్తా హై, ఏ విధంగా అతడు వెళ్తున్నాడు, విశేషణము ధీరే ధీరే, నెమ్మది నెమ్మదిగా. కాబట్టి ఇక్కడ ధీరే ధీరే క్రియా విశేషణ हुआ है. और क्रिया विशेषण के भेद हम इधर देखेंगे. स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण. स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. जो క్రియాకి ఏదైతే క్రియ యొక్క స్థానాన్ని సంబంధించినటువంటి విశేషతను తెలియపరుస్తుందో అది మనము స్థానవాచక క్రియా విశేషణం అని అంటాం. उदाहरण के लिए रामू यहाँ बैठता है, आप अंदर आइए. यहाँ स्थान है ना और अंदर स्थान है ना, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है. दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण है. जो क्रिया के कोने का समय बताए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. उदाहरण के लिए रामू आज आता है, वह अभी आएगा. जो क्रिया के होने का समय, క్రియ అవుతున్నటువంటి సమయాన్ని తెలియపరిస్తే దాన్ని మనము కాలవాచక క్రియా విశేషణం అని అంటాము. రాము ఆజ్ ఆతా హై, ఆజ్, ఆజ్ మానే టుడే, ఈ రోజు రాము వస్తాడు, కాలాన్ని తెలియపరుస్తుంది కాబట్టి ఇది ఆజ్ అనేది కాలవాచక క్రియా విశేషణ. వహు అభి ఆయేగా, అభి అంటే ఇప్పుడే వస్తాడు, ఇది కూడా కాలాన్ని తెలియపరిచే పదము, అభి ఇప్పుడే. కాబట్టి ये दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है. और तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया के परिमाण को प्रकट करे उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. उदाहरण रामू बहुत खेलता है, वह कम बोलता है. जो क्रिया के परिणाम ఏదైతే క్రియ యొక్క పరిమాణాన్ని తెలియపరుస్తుందో దాన్ని పరిణామవాచక క్రియ విశేషణం అని మనం అంటాం. उदाहरण के लिए रामू बहुत खेलता है, बहुत परिणाम है, और वह कम बोलता है, बहुत कम. ये दोनों परिणामवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है. और चौथा अंतिम है रीतिवाचक क्रिया विशेषण. जो क्रिया के रीति का संकेत करे उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. घोड़ा तेज दौड़ता है, रामू ऐसा खेलता है. जो क्रिया की रीति ఏదైతే క్రియ యొక్క రీతిని తెలియపరుస్తుందో వాటి మనం రీతివాచక క్రియా విశేషణం అని అంటాము. గోడ తేజ్ దౌడతా హై, గోడ అంటే గుర్రం, గుర్రం ఏ విధంగా పరిగెత్తుతుంది, తేజ్, స్పీడ్ గా. అంటే दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज, इधर तेज रीति है घोड़ा का, అవునా. और उदाहरण और एक रामू ऐसा खेलता है, कैसा खेलता है, ऐसा खेलता है, ఈ విధంగా ఆడతాడు. ये सभी रीतिवाचक क्रिया के उदाहरण है. अब क्रिया विशेषण के चारों भेद हो गए ना. अब मैं आपको पूरा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण और पांचवा क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये पूरे बारे में बताए हैं. अब मैं आपको वचन बताऊंगी. वचन माने क्या है, नंबर है. किसी वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले संज्ञा रूप को हम वचन कहते हैं. ఏదైనా సరే పూర్తి సంఖ్య యొక్క తెలిపేదాన్ని, సంఖ్యను బోధించేదాన్ని, కిసి వస్తు యొక్క సంఖ్యాకా బోధ్, సంఖ్యను తెలియబరిస్తే దాన్ని మనము వచనాన్ని అంటాము. हिंदी में दो प्रकार के वचन है, एक वचन, बहुवचन. एक वचन माने जिन शब्द से एक ही वस्तु का बोध होता है. उदाहरण कपड़ा, पेटी. ఒకే ఒక వస్తువు యొక్క బోధ్ తెలియపరిచేదాన్ని మనము
ఏకవచనమని అంటాము. కపడా पेटी। बहुवचन एक से अधिक वस्तुओं का ఒకటి కంటే ఎక్కువ వస్తువుల గురించి తెలియపరిస్తే దాన్ని బహువచనమని అంటాం. ఉదాహరణకు कपड़े पेटियां। पेटा इधर देखो एक वचन में कपड़ा सिंगुलर है और कपड़े प्लूरल है, पेटी सिंगुलर है, पेटियां प्लूरल है। और इधर देखो कुछ उदाहरण है एक वचन बहुवचन के लिए। एक वचन बहुवचन मैं पढ़ेंगे, सुनो आप। कक्षा कक्षाएं, पाठशाला एक वचन है और बहुवचन पाठशालाएं। बात बातें, किताब किताबें, बच्चे बच्चे, छात्र छात्र, कागज कागजे। ये सभी एक वचन और बहुवचन के उदाहरण हैं। मैं अभी आपको कुछ व्याकरणांश बताए ना, ये सभी आप अच्छी तरह सीख लीजिए। और गृहकार के नीचे आप क्रिया के दो भेद है ना, क्रिया के दो भेद के बारे में सीखो और लिख लीजिए। अब ये क्लास समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।